नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज से मैथ बिल्कुल शुरुआत से समझेंगे। और दोस्तों बहुत से भाई ऐसे हैं जिनको मैथ समझ में नहीं आती है। तो दोस्तों आने वाली वीडियो जितनी भी हैं उसमें पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को मैथ अच्छी तरह से समझ में आने लगे। और दोस्तों इस चैनल से अगर जुड़े रहोगे तो मैं आशा करता हूँ कि होने वाली सभी परीक्षाओं में अच्छे नंबर आएंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। सबसे पहले दोस्तों संख्या पद्धति समझेंगे। तो दोस्तों संख्या पद्धति में सबसे पहले प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं वो समझेंगे। तो दोस्तों पहले समझते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो आप लोगों को बहुत बहुत से लोग मतलब जो होंगे सब लोगों को पता होगा कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं। तो दोस्तों गिनती करने वाली प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। जितनी भी गिनती करने वाली संख्याएं हैं वो सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो गिनती करने वाली संख्याएं ही प्राकृतिक या प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। तो दोस्तों सबको तो पता ही है 1 2 3 4 5 6 7 8 जितनी भी संख्याएं अनंत तक वो सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। दोस्तों प्राकृतिक संख्या से कुछ पॉइंट हैं, देखते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? आप सबको पता होगा दोस्तों कि एक है, क्योंकि एक से शुरुआत हो रही है तो एक ही होगी। जीरो तो है नहीं प्राकृतिक संख्या। और सबसे पहली प्राकृतिक संख्या वो तो भी दोस्तों बताए हैं कि जीरो नहीं होती है प्राकृतिक संख्या, इसीलिए एक है सबसे पहली प्राकृतिक संख्या और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। अब दोस्तों सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? आप सब लोग बता सकते हो? नहीं बता सकते दोस्तों, क्योंकि कोई भी संख्या अगर आप लोगे तो उसमें अगर एक जोड़ दोगे तो वो भी तो प्राकृतिक संख्या मिलेगी। तो दोस्तों जैसे कोई भी इमेजिन करो कि मान लो 1 लाख ले लिए, उसमें एक जोड़ दिए तो वो भी तो प्राकृतिक संख्या है। तो इससे समझ में दोस्तों आता है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं बता सकते। अब दोस्तों अगली संख्याएं देखते हैं। अनुवर्ती या उत्तरवर्ती संख्याएं कौन सी होती हैं? तो दोस्तों इसमें पहले समझते हैं। किसी प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर उसकी अगली ठीक बाद वाली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, जिसे उसकी अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। अब दोस्तों ये तो परिभाषा हो गई, अब समझते हैं। तो जैसे दोस्तों इसमें एग्जाम्पल दिया है कि 3 में अगर एक जोड़ दोगे तो कितना मिलता है? 4 मिलेगा। तो 4 क्या है? 3 की अनुवर्ती संख्या है, मतलब आने वाली संख्या। 3 के बाद कौन आती है? 4 आती है। तो दोस्तों उसमें एक जोड़ोगे तो 4 मिलेगी। ऐसे 5 + 1 तो 6, 5 की अनुवर्ती 6। ऐसे दोस्तों 200 + 1 कितना हुआ? 201। तो 200 की अनुवर्ती 201 हो गई। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अनुवर्ती तो समझ गए, अब पूर्ववर्ती संख्याएं देखते हैं। पूर्ववर्ती सेम बिल्कुल अनुवर्ती के उल्टा, मतलब अनुवर्ती में एक जोड़ा जाता था, अब पूर्ववर्ती में क्या होगा? एक घटाया जाएगा। तो दोस्तों परिभाषा देखते हैं। किसी प्राकृतिक संख्या से एक घटाने पर उसके ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है, जिसे उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं। 9 है जैसे, तो 9 में अगर एक घटाओगे तो कितना मिलेगा? 8। तो 8 क्या है? 9 की पूर्ववर्ती संख्या है। ऐसे दोस्तों 10 में अगर एक घटाओगे कितना मिलेगा? 9। तो 10 क्या है? मतलब 10 की पूर्ववर्ती कौन है? 9। ऐसे दोस्तों 100 में एक घटाओगे तो 99। 99 100 की पूर्ववर्ती है। अब दोस्तों इससे पॉइंट देखते हैं। किस एक की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। तो दोस्तों एक की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि एक में अगर एक घटाओगे तो क्या मिलेगा? 0। तो 0 क्या है? प्राकृतिक संख्या तो है नहीं। तो इसीलिए एक की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है दोस्तों, ये याद रखना। और दूसरा दोस्तों देखते हैं पॉइंट। एक किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती। तो दोस्तों समझ में आ रहा होगा कि 0 क्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो 0 में अगर एक जोड़ोगे तभी तो एक मिलेगा। तो एक तो पहले से ही है प्राकृतिक संख्या, तो 0 तो है नहीं। तो इसीलिए एक किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है दोस्तों, ये याद रखना है। अब दोस्तों अगला देखते हैं पूर्ण संख्याएं। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्ण संख्या क्या होती?
ये आप लोगों को बहुत लोगों को पता होगा कि पूर्ण संख्या कौन होती हैं। तो दोस्तों पहले परिभाषा समझते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य मिलाने से जो संख्याएं प्राप्त होती हैं वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो दोस्तों प्राकृतिक संख्याएं हम लोगों को तो सबको पता है कि जितनी भी गिनती करने वाली संख्याएं अगर उसमें जीरो मिला देंगे तो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। जितनी भी अनंत तक हैं जीरो सहित वो पूर्ण संख्याएं हैं। दोस्तों इससे पॉइंट समझते हैं। एक ही पॉइंट है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या जीरो, वो तो सबको पता है क्योंकि जीरो से स्टार्ट हो रही हैं तो जीरो होंगी। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं बता सकते दोस्तों, प्राकृतिक संख्या के जैसा है, क्योंकि वही मतलब है कि अगर कोई भी इमेजिन करोगे संख्या तो उसमें अगर एक जोड़ दोगे तो वो भी तो पूर्ण संख्या मिलती है। तो इसीलिए सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं बता सकते। अब दोस्तों सबसे पहले ये समझेंगे कि क्रमागत संख्याएं कौन सी होती हैं। क्रमागत पूर्ण संख्याएं या क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों एक ही हैं। तो क्रमागत संख्याएं कौन है, जैसे क्रम से, जैसे मान लो 10, 11, 12, 13, ये क्या है, सब क्रमागत संख्याएं। तो दोस्तों एक एग्जाम्पल है उस पर समझ लेते हैं और ये क्वेश्चन भी आ सकता है दोस्तों। 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 40 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दोस्तों है। अब इसका जो है पहले फार्मूला समझते हैं, क्या ट्रिक है, कैसे सॉल्व किया जाए। तो 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्याओं के योगफल का आधा बीच की संख्या होती है। तो दोस्तों क्या है, इसमें 3 क्रमागत संख्याएं जैसे कोई दी हैं तो पहली और तीसरी, मतलब तीसरी और पहली बात एक ही है, तो इनका अगर जोड़ दोगे और 2 से भाग कर दोगे तभी तो आधा बनेगा, तो वो बीच की संख्या मिल जाएगी। तो दोस्तों इस पर ये अगला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते हैं। तो 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 40 दिया है, तो हम क्या बताए थे दोस्तों, उसमें 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल उसका आधा कर दो तो बीच वाली मिलेगी। जिसमें दिया है 3 क्रमागत संख्याओं में पहली और तीसरी का योगफल 40 है, तो पहली और तीसरी का योगफल मिल गया, तो इसको खाली 2 से भाग करना है। तो योगफल 40 दिया है, अर्थात 40 को 2 से भाग कर दो तो कितना मिला, 20। तो 20 क्या है, बीच वाली मिल रही है, तो इससे पहले वाली एक संख्या है, इसके बाद वाली एक संख्या। तो बता संख्याएं क्रमागत कौन मिल गई, 19, 20, 21। तो दोस्तों समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। अब दोस्तों अगला समझते हैं पूर्णांक। पूर्णांक क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं या इंटीजर्स। तो ये समझते हैं दोस्तों, शून्य सहित प्राकृतिक संख्याएं या धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक, पूर्णांक इंटीजर्स कहलाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझेंगे कि शून्य लेना है और माइनस वाली जितनी भी संख्याएं हैं और प्लस वाली संख्याएं सबको मिला के जितनी भी संख्याएं हैं वो पूर्णांक इंटीजर्स बनते हैं। तो जैसे माइनस से 1, -1, -2, -3 अनंत तक जितनी भी संख्याएं हैं, और 0, +1, +2, +3 जितनी भी प्लस जितनी भी हैं अनंत तक, ये सब क्या है, पूर्णांक हैं। तो दोस्तों पूर्णांक संख्या समझ में आ गई। अब दोस्तों अगला इससे एक पॉइंट है, देखो, शून्य मात्र एक ऐसा पूर्णांक है जो ना तो धनात्मक है और ना ऋणात्मक। तो दोस्तों ये तो सबको समझ में आ रहा होगा और पता भी होगा दोस्तों कि शून्य जो है उसके आगे तो कोई चिन्ह नहीं होता है, ना प्लस का ना माइनस का। तो सीधी सीधी बात है ये। अब दोस्तों अगला देखते हैं धन पूर्णांक। धन पूर्णांक कौन होते हैं, तो धन पूर्णांक सबको पता होगा दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं जो होती हैं प्लस में वो क्या है, सब धन पूर्णांक है। तो 1, 2, 3, 4, 5 जितनी भी अनंत तक हैं सब धन पूर्णांक है। और दोस्तों ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक वही मतलब दोस्तों माइनस में जितनी भी संख्याएं हैं अनंत तक वो सब ऋण पूर्णांक हैं। तो -1, -2, -3, -4 अनंत तक। अब दोस्तों इन संख्याओं को एक चार्ट से समझते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम पूर्णांक लेते हैं। पूर्णांक संख्या सबको पता है, 0 सहित प्लस की जितनी भी संख्या हैं और माइनस की जितनी भी संख्या हैं वो क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं, इंटीजर्स। अब पूर्णांक में हम ऋण पूर्णांक को अलग करेंगे, तो -1, -2, -3 अलग हो गए, तो ये ऋण पूर्णांक निकल रहे हैं। पूर्णांक संख्या दोस्तों निकल रहे हैं। अब दोस्तों पूर्ण संख्या ले लेते हैं, 0 सहित पूर्ण संख्या होती हैं प्लस में, तो पूर्ण संख्या अलग कर लिए। तो पूर्ण संख्या कितनी मिल गई, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अनंत तक जितनी भी हैं पूर्ण संख्याएं हो गई।
ये भी पूर्णांक से निकले हैं। अब दोस्तों पूर्णांक संख्याएं कौन है? 0 1 2 3 4 5 अनंत तक दी हैं। अब इसमें से 0 को अलग कर लो और जितनी भी संख्याएं बच रही हैं 1 2 3 4 5 ये अलग कर लीजिए। तो ये क्या है? संख्याएं क्या हैं? 1 2 3 4 5 ये क्या है? प्राकृतिक संख्याएं और धन पूर्णांक है। तो दोस्तों ये चार्ट से एक ही चार्ट में सब चीज़ मिल गई, सब जितनी भी संख्याएं सब मिल गई। तो दोस्तों समझ में आया कि नहीं? अब दोस्तों अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर वे संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं। अभाज्य संख्याएं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल में जैसे दोस्तों दिया है 5। 5 के गुणनखंड कितने हैं? 2 हैं, 1 और 5। 5 दोस्तों स्वयं से कटता है और 1 से कटेगा, तो इसलिए ये क्या है? अभाज्य संख्या है। अब दोस्तों 17 1 और 17 2 गुणनखंड केवल और केवल 2 गुणनखंड हैं इसके, तो ये भी अभाज्य है। और दोस्तों 2 इसके भी 2 ही गुणनखंड हैं, स्वयं से कट रहा है 1 से भी कट रहा है। तो दोस्तों अभाज्य संख्या समझ में आई। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आता है अभाज्य संख्याओं पे कि 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, या इनका सम निकालना होता है। तो दोस्तों ये जो है 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं न कोई फार्मूले से निकलती हैं, तो दोस्तों ये डायरेक्ट याद की जाती हैं। तो सबसे पहले लिख के चेक कर लेते हैं कि कौन कौन होती हैं। तो सबसे पहले 2, ये क्या है? अभाज्य संख्या है, क्योंकि सम तो है पर इसके 2 गुणनखंड हैं, तो ये अभाज्य संख्या है। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47। तो टोटल 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 15 हैं। अब दोस्तों अभाज्य संख्याओं से कुछ पॉइंट हैं, इनको देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। ये तो सबको पता होगा दोस्तों कि 2 से स्टार्ट हो रही, तो 2 ही सबसे छोटी होगी। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होती है, क्योंकि 2 जो है सम है, तो इसलिए सम अभाज्य संख्या 2 हो गई। सबसे बड़ी, सॉरी दोस्तों यहाँ पे बड़ी नहीं, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 होती है, क्योंकि 3 जो है 3 ही से स्टार्ट हो रही है ना। अभाज्य संख्याएं जो हैं 2 से स्टार्ट हो रही पर विषम 3 मिल रही, तो 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या होगी। यहाँ पे छोटी दोस्तों है, बड़ी नहीं है। और दोस्तों संख्या 1 अभाज्य संख्या नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका जो है एक ही गुणनखंड है, और हमारी डिफिनेशन क्या है, परिभाषा अभाज्य संख्याओं की? केवल और केवल 2 गुणनखंड जिन संख्याओं के होते हैं वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो एक जो है एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब दोस्तों भाज्य संख्या समझेंगे। सेम उसका उल्टा, मतलब अभाज्य संख्याओं का सेम उल्टा मतलब होगा वे संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। उसमें क्या था? तो केवल और केवल 2 गुणनखंड, और इसमें 2 से ज़्यादा होंगे गुणनखंड, तब भाज्य संख्याएं बनेंगी। तो दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं। 4 जैसे दिया है, 4 के कितने गुणनखंड? 3 हैं। 1 से कट रहा है, 2 से, 4 से, स्वयं से भी कट रहा है ना, तो ये क्या है? भाज्य संख्या है। अब दोस्तों 8 8 भी भाज्य है, क्योंकि इसके भी 4 गुणनखंड हैं। 2 से ज़्यादा गुणनखंड जिन संख्याओं के होते हैं वो भाज्य होते हैं। तो 1 2 4 8, 1 से भी कट रहा, 2 से भी, 4 से, 8 स्वयं से भी कटेगा। और दोस्तों अगला 9, तो 9 क्या है? ये भी भाज्य है। 1 से, 3 से, 9 से, ये भी कट रहा है। अब दोस्तों भाज्य संख्याएं कौन कौन होती हैं ये भी लिख लेते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल में। 4 6 8 9 10 12 14 ऐसे जितनी भी संख्याएं हैं सब भाज्य संख्याएं हैं। अब दोस्तों इससे एक पॉइंट है, केवल एक ऐसी संख्या है ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य संख्या है। ये दोस्तों याद करना है, क्योंकि एक का एक ही गुणनखंड होता है। और हमारी डिफिनेशन क्या है भाज्य संख्या की? कि 2 से ज़्यादा गुणनखंड वाली भाज्य संख्या होती हैं, और अभाज्य में केवल और केवल 2 गुणनखंड, इसलिए एक क्या है? न भाज्य है न अभाज्य है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना,
और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जल्द ही अगले वीडियो में मिलते हैं, दूसरा पार्ट आएगा।